एक वर्ड लिखा बेटा, अ हाउस ऑफ कार्ड्स। ये हमेशा किसी आदमी की प्लानिंग के लिए आता है। मैं हमेशा एक बात पे जोर देता हूँ ना बेटा जी आप लोगों के सामने, कि किसी भी शब्द को तभी मानना जब आपको वो आ जाए, पता है कब? जब आपको ये पता चले कि वो शब्द किसके लिए यूज होता है और कब यूज होता है। अगर आपको ये नहीं पता वो शब्द कब यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, तो फिर नहीं, आपको वो नहीं आता, फिर आप गलत कहते हैं। तो बच्चों, अ हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई प्लानिंग। कैसी प्लानिंग? जिसमें कुछ दम नहीं है। आपको लग रहा है वो 100% फेल होगा ही होगा। वो तरीका, जो स्कीम हम बना रहे हैं ना, वो काम नहीं आएगी, कारगर नहीं है। तो कोई भी चीज आपको लगता है इनसिक्योर है, सिक्योर का मतलब तो क्या है सर? वो कंफर्म्ड, मतलब सॉलिड है। और सॉलिड नहीं है तो इनसिक्योर हो गया। तो ऐसी कोई भी स्कीम जो चलेगी नहीं, नहीं चलेगी, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ हाउस ऑफ कार्ड्स। कई बार होता है ना, बस अब मैं ये कर दूंगा, फिर मैं ये, फिर ये, फिर ये। एक अलग सा मन में ना विचार बना के चलते, ख्वाब बना के चलते, बस अब 1 महीने में ये हो जाएगा, फिर 1.5 महीने में ये, और फिर बस फिर खत्म। तो उसमें जो प्लानिंग वो कर रहा है ना, उसको 100% ये पता है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है भी या नहीं पढ़ने की, या मैं इतना टाइम अभी पढ़ाई को दे भी पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, इतना कुछ नहीं सोचा, बस सर सुबह 1 घंटा भी क्या यार, 4 बजे क्या, 3:30 ही उठता हूँ, है ना जी, हाँ वो बिल्कुल। तो उसे अ हाउस ऑफ कार्ड्स कहते हैं। कोई ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं जो चलेगी नहीं, होता है ना सर? तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं अ हाउस ऑफ कार्ड्स। क्लियर हुआ बेटा? आगे देखिए बेटा, स्मेल रेट, ये वर्ड कब आता है सुनो। ये तब आता है जब हम किसी भी गड़बड़ को भाप लेते हैं। कई बार होता है ना कि आप सुन के आपको लगता है यार इसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे मैं आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। एक व्यक्ति क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं आर्मी से बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। ये दूसरा वाक्य मेरे जीवन में घटा है अभी। आर्मी से बात कर रहा हूँ, पर अब तो मैं थोड़ा सा पहले से अवेयर था इन चीज़ों को। सर आपके यहाँ मैंने अभी ये ना प्रदीप सर की क्लासेस अटेंड करनी है हमें। ऑनलाइन बैच है आपके यहाँ? हाँ जी है जी। हमारे ना जैसे लेडीज है उनको करवाना है। अच्छा जी ठीक है, करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद मैम। बोले 25 महिलाएं हैं जिनका एक ग्रुप है, वो उसको ये बैच ज्वाइन करवाना है। ठीक है जी, हो जाएगा। फीस बताई दी थी भाई, 1000 है पर मंथ, सॉरी कंप्लीट कोर्स की ऑनलाइन। तो उन्होंने कहा सर 25 के लिए तो कोई डिस्काउंट? तो सर बोले कि मैं सर से पूछ के बता दूंगा। तो वो तो समझ ही गए थे। मैंने कहा सर ये थोड़ा फ्रॉड मिलेगा मामला, ये ऐसा नहीं है। क्यों? उसमें एक बात उन्होंने बोली सर, वो एक्चुअली में हमारे ना ये सीईओ साहब हैं, वो बात करेंगे उसमें पहले, वो अकाउंट बनवाएंगे, कुछ बनवाएंगे। मैं समझ गया था, मैंने कहा हाँ। वो पहले अकाउंट बनवा लेते हैं, फिर कहते हैं इधर से 1 रुपया आप अपनी तरफ से डाल दो, ये कंफर्म्ड हो जाएगा, फिर हम आपका 1 रुपया जोड़ के जो फीस है उसमें प्लस करके आपको भेज देंगे। वो एक इस तरीके का प्रोजेक्ट है उनका सर, वो करते हैं वो। तो मैं तो समझ गया था, भाप गया था। तुमने कहा नहीं सर इसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, वो तो ऐप से ही परचेज करना होगा आपको। इतना सुनते जब लगा ना कि नहीं बन रहे, टक से फोन काट दिया। अब वो क्या था? वो गड़बड़ थी सर, उसमें साफ साफ दिख रहा था इसमें कुछ दिक्कत है। तो जब हम किसी चीज में ऐसे खामी को पकड़ते हैं ना, किसी भी चीज के अंदर की खामी को जब हम पकड़ते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्मेलर एट। तो आप क्या कहते हैं? मैं भाप गया, तुरंत भाप गया, भाई गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ को भाप लेने की इंग्लिश कोई पूछे, किसी गड़बड़ को भापने की इंग्लिश कोई पूछे, तो आप कहना इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्मेल अरेट। क्या बोलते हैं बेटा? स्मेल अरेट। स्मेल का सेकंड फॉर्म क्या बनता है बेटा? स्मेल्ट। तो आप क्या बोलोगे? आई स्मेल्ट अरेट, मैं भाप गया कि गड़बड़ है। आई स्मेल्ट अरेट। फाउल का मतलब गलत होता है बेटा, डीलिंग का मतलब काम होता है। तो कभी भी आप सस्पेक्ट करते हैं किसी फाउल डीलिंग्स को, किसी खामी को, गड़बड़ को पकड़ना, इंग्लिश में बोलते स्मेल अरेट। किसी खामी को, किसी कमी को पकड़ना, इंग्लिश में बोलते स्मेल अरेट। खामी, कमी किसी को। हाँ जी बेटा। स्मेल नहीं बेटा, स्मेलर एट जस्ट।
लाइक नहीं आएगा बेटा। स्मेल अ रैट का मतलब किसी कमी को पकड़ लेना। आइए अगले वर्ड की तरफ देखते हैं बेटा। ये वर्ड कब आता है बेटा? ये वर्ड हमेशा किसी इंसान के लिए आएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं सर कि जब भी किसी शब्द के बारे में आपको ये श्योर होना हो कि मुझे वो वर्ड आता है या नहीं आता है, तो मैं कहता हूं पहले ये पूछो अपने आप से कि आपको पता है वो वर्ड किसके लिए आता है। फिर अपने आप से ही पूछो कि पता है वर्ड कब लगाना है। अगर ये दो बातें आपको नहीं पता तो फिर मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको वर्ड नहीं आता। हो सकता है आपको उसका मीनिंग पता हो, पर उस वर्ड को आप जीवन में कभी यूज नहीं कर पाओगे। उस पर कोई क्वेश्चन आ गया यूज करने के ऊपर तो आप कभी जवाब नहीं दे पाओगे। है ही नहीं वो कंसेप्ट हमारा सर। वो तो हिंदी याद है हमें उसकी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो नहीं बेटा वो गलत है। तो मैं अब बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। इस वर्ड का प्रयोग हमेशा किसी इंसान के लिए आता है, और वो भी कैसा इंसान बेटा? जिसकी उम्र ज्यादा ना हो। और दूसरा सुनिए बेटा, उस इंसान में एक खूबी और होनी चाहिए कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं है पर उसमें नॉलेज बहुत ज्यादा है। कम उम्र में ज्यादा ज्ञान। अपनी उम्र की अपेक्षा किसी व्यक्ति को अगर ज्यादा ज्ञान हो जाए तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ये ओल्ड हेड जो दिखा रहा है वो नॉलेज को, और यंग शोल्डर दिखा रहा है आदमी की कम उम्र को। तो इस वर्ड का प्रयोग आप और मैं कब करेंगे? जब ये कहना चाहें कि कम उम्र में ज्यादा ज्ञान किसी व्यक्ति को है, तो उस इंग्लिश में बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। बेटा जी ये सुनो का जवाब फिर से। तो देखिए मैंने क्या बोला सर, एक वर्ड, और उसको यूज कैसे करते हैं। मैं ऐसा बोला, ही, बोले बेटा, ही हैज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी कि अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होने के सेंस में इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। पता चला बेटा किस व्यक्ति को कहेंगे? जिसकी उम्र ज्यादा, बेटा बोलना चाहिए, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है पर उसकी नॉलेज उम्र से भी ज्यादा है, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। आगे की तरफ आइए बेटा, नेक्स्ट वर्ड आता है और वाइल्ड गूस चेस। ये तो आपको पता है। ये हमेशा वर्ड कब आएगा बेटा? जब हम किसी ऐसी चीज की तलाश में है जो हमें मिलेगी ही नहीं, हम व्यर्थ में ढूंढ रहे हैं। ऐसे बोलते हैं ना, इट इज अ वाइल्ड गूस चेस। इसका मतलब क्या है? फालतू में ढूंढ रहा है, व्यर्थ में ढूंढ रहे हो। व्यर्थ में ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। इट्स अ वाइल्ड गूस चेस। इट्स अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब है फालतू में ढूंढे, मिलना तो है ही नहीं। तो व्यर्थ में जब किसी चीज की तलाश में होते हैं तो वहां पे इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड गूस चेस। तो उस वर्ड का प्रयोग केवल ढूंढने के सेंस में आता है बेटा। और वो भी कैसे ढूंढने के सेंस में? ऐसी चीजों की तलाश में होना जो आपको मिलेंगी ही नहीं। कैसे वर्ड बना? मैंने कई बार आप लोगों को बताया बेटा कि पानी, जो तालाब होता है उसमें जो बत्तख होती है गांव के अंदर, जोड़ जो होता है उसमें बत्तख देखी होंगी, वो क्या करती है, वो डुबकी यहां लगाएंगी। अब वो कहाँ निकलेगी किसी को नहीं पता। आप ढूंढने यहां लग जाओ, यहां तो मिलेगी नहीं वो। तो ऐसे ही व्यर्थ में बिना कुछ पता कि कहाँ है क्या है और ढूंढे ही जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं अ वाइल्ड गूस चेस। जैसे आपको ये पता ही नहीं कि उसने वो चीज कहाँ रखी है और आप उसे ढूंढवाने लग जाओ, और आप किसी कमरे में जाकर ढूंढने लग जाओ, ये भी नहीं पता उस कमरे में वो रखा भी है नहीं रखा है। तो इट्स अ वाइल्ड गूस चेस सर। नहीं मिलेगा। क्राइम से कुछ नहीं, मैंने कहा व्यर्थ में ढूंढना, केवल ढूंढने। अगर वो वर्ड बेटा एक से ज्यादा सेंस के लिए आएगा, मैं बिल्कुल रुक के बताऊंगा। मान लो अगर आप मेरे से ना भी पूछ पाओ, आपके मन में डाउट भी आ रहा है, तो ये ध्यान रखना वो वर्ड जो मैंने बताया सर उससे ज्यादा वो वर्ड यूज नहीं होगा। अगर होगा तो मैं बता के चलूंगा, ये वर्ड यहां भी आ सकता है। सर आगे की तरफ आते हैं। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया, अगला सेट करेंगे सर। बेटा जी इस वर्ड का प्रयोग किसी इंसान के लिए करते हैं। इस वर्ड का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए करेंगे, और वो भी उस व्यक्ति के लिए करेंगे जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, जिसको साफ सुनाई नहीं देता। मैं रिपीट कर रहा हूं सब, प्लीज लास्ट तक बच्चे सुनिएंगे जरूर। ये जो शब्द बोर्ड पे आप देख रहे हैं बेटा, इस वर्ड का प्रयोग आप किसी इंसान के लिए करते हैं, और वो भी एक ऐसा इंसान बेटा जिसको सुनने में दिक्कत है, जिसको साफ साफ सुनाई नहीं देता। कुछ लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। आप तेज बोलोगे तो सुनेगा, या फिर उनको सुनता ही नहीं है, या फिर बेटा उनको सुनता ही नहीं है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति बेटा जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो, तो उस व्यक्ति को इंग्लिश में हम हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। जैसे मान लो
इस शब्द का प्रयोग मुझे अपने ग्रैंडफादर के लिए लगाना पड़ जाए कि भाई मेरे फादर को, ग्रैंडफादर को सुनने में तकलीफ है, उनको ऊंचा सुनता है, साफ नहीं सुनता। हिंदी में देखो कैसा, ऊंचा सुनता है, साफ नहीं सुनता, सुनने में तकलीफ है, तमाम ऐसे अलग अलग वर्ड होते हैं। इसी को अगर मैं इंग्लिश में देखिए बोलूं तो कैसे बोलूंगा, माय ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। और फिर मैंने क्या, इज हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि या तो डेफ होने के लिए आता, डेफ होता बेटा बहरा, इसको डीफ नहीं पढ़ते बेटा, डेफ पढ़ते हैं। हमेशा मैं तो एक बात आप लोगों को विश्वास से कहता हूं कि बेटा जी सीखने के लिए तो कोई भी सीख सकता है, बस आपके अंदर दो तीन आदतें हों। पढ़ा ठीक से हो पहले तो, और फिर उसको बार बार आप रिपीट करके देख रहे हो। आप अच्छा अपने आप से पूछिए, आपको वही चीज अच्छे से इस समय आ रही है जो आपने बार बार पढ़ी है, पर बार बार भी वो भी कौन सी चीज है जो आपने पहले सही से समझी थी, सही से समझ के जो जो आपने बार बार पढ़ा वो आपके यहाँ है। तो अगर आप पहले क्लास में ठीक से समझ लें और फिर एक जिम्मेदारी बना ले कि यार मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा। मैंने तरीका भी बताया था सर, पता कैसे रहेगा, याद कैसे रहेगा। मैंने कहा जिस पेज पे आपने चीजें लिखी हैं उस पेज को जब पढ़ लो उसके ऊपर एक क्रॉस लगा दो। ये जितने क्रॉस होंगे बेटा वो बता देगा ये पेज उतनी ही बार आपसे पढ़ा गया है। और मैं ये कहता हूं कि जिस दिन यहाँ पे पांच से ज्यादा, जिस दिन पेज पे पांच से ज्यादा क्रॉस बढ़ जाएंगे, चेक करके देना वो चीज आपको बहुत सॉलिड तरीके से आती होगी, बहुत सॉलिड। दैट्स द फैक्ट। ये है, ये आपको करना चाहिए सर। दूसरा मैं एक और बात आप लोगों को कहता हूं कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सर ये आपकी चॉइस गलत नहीं है, आपने बहुत ठीक चूज किया है। हो सकता है दुनिया आपको कहे क्या यार फालतू में तुमने पंगा ले लिया ना, बहुत ठीक किया है। आप प्राइवेट सेक्टर में अगर कहीं पर जाते तो वहां पे कम से कम आपको पहले 4-5 साल की ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए थी जिससे आपका करियर आगे ठीक हो पाता। यहाँ कई लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपके कोर्स में होती। आप नॉर्मल कोई कोर्स करके प्राइवेट सेक्टर में चले जाते तो भैया आपको किस दिन एक उम्र में आने के बाद अगर आपको बाहर कर देते कंपनी से, तो फिर आपको बेसिक सैलरी वाली जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाता, नहीं मिल पाएगी। अच्छा करियर अगर आपको बुढ़ापे तक ठीक चलना है तो फिर सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर का नियम कहता है कि आपके पास स्किल्ड कोर्स होना चाहिए तो कोई अच्छा, नहीं तो फिर अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जो सेकंड लेवल पर यहाँ पे जो चलेगा वो 4 से 5 साल सर नॉर्मल कंपनीज में काम करके अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसके बाद जाकर कहीं पर सर आप 40-50 हजार रुपए के बारे में सोच पाते हो, उसके बाद जाकर कहीं 50 हजार रुपए के बारे में सोचते हैं सर। वहां पे भी सिक्योर नहीं है सर करियर। सर इसमें प्रोसेस कम से कम 8 से 10 साल का है, कम से कम। प्राइवेट सेक्टर में कोई व्यक्ति अगर सक्सेसफुल आपको दिखाई दे रहा हो ना, तो उसकी पढ़ाई से लेकर एकेडमिक बैकग्राउंड से लेकर बढ़िया मेहनत वाला अच्छा पैसा वैसा खर्च करके 10 एक साल का आप लोगों को लगेगा। घर से दूर रहना तय है क्योंकि आसपास कोई कंपनी ऐसी है नहीं। अपने रीजन की किसी कंपनी में ढूंढने चलोगे तो करियर ग्रोथ है ही नहीं। जब तक आप नोएडा, गुड़गांव जैसे, बेंगलोर, पुणे, जब तक यहाँ इन एरियाज में जाकर अपने आप को खपाते नहीं हो तब तक आपको करियर ग्रोथ उसमें मिलेगा नहीं। बिल्कुल कड़वा सच है सर। अच्छा यहाँ क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर, टोटल 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। अगर बच्चा इसको पहले ध्यान से ठीक से पढ़ ले हर सब्जेक्ट को और रोज उसकी प्रैक्टिस करता रहे, बार 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 करता रहे सर, जहां वो 10 साल के बाद पहुंचता है यहाँ की पहली सैलरी उसकी इतनी होती है, पहली सैलरी इतनी होती है। और हर साल जो इंक्रीमेंट, हर बार इंक्रीमेंट होता है सर, पता नहीं चलता, हर 5-7-10 साल में सैलरी डबल हो जाती है। हर 5-7-10 साल में सर डबल सैलरी हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ है सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन बच्चे असफल होते हैं सर, बस एक मात्र एक बच्चा असफल होता है, बस एक। ये वाला बच्चा नहीं लगेगा। देखो क्या, जो सिलेबस को पहले ठीक से ना पढ़, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, मैथ का सर बेसिक बेसिक कर लिया, एडवांस नहीं कर रहे, ऐसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ऐसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ जिसमें बेसिक आता है, गलत कर रहा है, दिक्कत में आएगा बच्चा। मैथ में 2 लेवल पूछे जाते हैं, एडवांस एंड बेसिक, वो अर्थमेटिक दोनों पढ़ने हैं। इंग्लिश, वोकैब, रीडिंग और ग्रामर, ये आती तीनों पढ़नी है।
जीएस में सबका लेवल एक जैसा होता है। दूसरा, रीजनिंग के टोटल इतने टॉपिक है, सारे करने हैं। 2 टॉपिक ज्यादा पढ़ लोगे, बैंकिंग भी कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, बढ़िया से पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट उठा लो और मॉक टेस्ट देते रहो। नोट्स जो बनाए बार बार करते रहो। कोई एक किताब मैथ की पकड़ो, कोई एक किताब इंग्लिश की, कोई एक किताब रीजनिंग की, और वो किताब 8-8 10-10 बार कवर करनी है। हर पेज के ऊपर एक कट लगाते चलो, जितनी बार पढ़ते चलो। जब क्वेश्चन की इक्वेशन पढ़ते अगर उसका आंसर दिमाग से निकलने आ जाए तो तैयार हो गए। इतना करने में सर बच्चे को 1 सवा साल 1.5 साल अगर रोज पढ़ रहा है मन से, 1 साल में सिलेबस कवर हो जाता है, 1 से 1.5 साल में। और 1.5 साल ही उसको बार बार रिवाइज करना है सर। 3 साल के बाद बढ़िया जॉब आदमी के हाथ में है। पर 3 साल लगातार कंसिस्टेंसी सर, वो नहीं कि कई कई घंटे पढ़ना पड़ेगा ना। 8-10 घंटे सर, जो भी आप नॉर्मल पढ़ते हो, पता भी नहीं चलता सर। 8-10 घंटे तो बड़े नहीं होते सर जिंदगी बनाने के लिए। 8 घंटे रूटीन से पढ़ने वाला बच्चा सर, जिसमें 2 चीजें हों, रोज क्या सीख रहा है वो उस पर नजर रख के चल रहा है, और पुराना जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन उसका चल रहा है। डेली वो देख रहा है भाई मैंने इतना रिवाइज कर लिया। रोज सोने से पहले अपने एक पेज के ऊपर लिखता है कि भाई मैंने आज पूरे दिन में ये तो पढ़ा और ये रिवाइज करा। और पूरे हफ्ते में देखता हूँ कि मैंने इस पूरे वीक में कितना नया पढ़ा और कितना रिवाइज किया। और फिर उसके बारे में और सोच के उसके ऊपर बार 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 काम करता हूँ। मैं कहता हूँ सर, बिल्कुल जीरो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, वो 100% एक टाइम के बाद जॉब होगी सर, बढ़िया सॉलिड ऑफिसर लेवल की। और मात्र 10 साल की जब वो ना, वहां उसका तो करियर शुरू होगा। और यहाँ देखना वो 10 साल जब अपनी जॉब में लगा लेगा, इसकी सैलरी क्या होगी, बहुत हैंडसम सैलरी जिसको कहते हैं, वो हैंडसम सैलरी बच्चे के पास होगी। टेंशन बिल्कुल मुक्त है सर। बीमार हल्का सा हो जाए, परिवार में भी कोई हो जाए, वहां भी बढ़िया होटल, मतलब होटल जैसे हॉस्पिटल्स में इलाज करवाता है। पैसा एक नहीं लगता, घर में कोई भी हो जाए। और तो वर्दी तक के तो पैसे वो देते हैं, जो कपड़े सिलवा लो, लो पैसे दे रहे हैं। बच्चों की फीस के पैसे दे रहे जी, भर लो बच्चे की फीस। ये बिल्कुल फैक्ट है सर। तो मैं बीच में रुक के 2 मिनट इसलिए बोला कि बेटा जी, पर एक चीज मत ना, जागने वाला काम तब मत करना जब देर बहुत हो जाए। कभी उम्र ना बचे और फिर एकदम से ध्यान आ जाए बस अब करना है, और पता चले लास्ट 6 महीने बचे हैं, ये आखिरी फॉर्म बचा है जो भर सकते हो, तब मत जाग जाना। दुख बहुत होगा। फिर एक ही मन में आएगा, काश पहले ये बात मन में आ जाती। फिर उस काश का कोई है नहीं, वो तो इफ हेड है। तो इफ हेड में नहीं चलना बेटा। क्या वर्ड पढ़ा हमने बेटा, हार्ड ऑफ हियरिंग, ऐसा व्यक्ति जिसको सुनने में तकलीफ है। अगला वर्ड पढ़ेंगे बेटा, ये ऐसे इंसान के लिए आता है। ये वर्ड भी देखिए, इंसान के लिए आता है। हमने क्या कहा है, वर्ड पढ़ेंगे तो ये पता लगाएंगे वो किसके लिए आता है, क्या मीनिंग है उसका, किस कंडीशन में आता है। देखिए बेटा, ये हमेशा किसी इंसान के लिए आता है, और एक ऐसा इंसान जिसके टैलेंट के बारे में लोग जानते नहीं हैं। वो सोचते हैं ये तो कुछ भी, और वो एक्चुअल में बहुत कुछ हो। उसे कहते हैं छुपा रुस्तम। हिज अ डार्क होर्स, हिज अ डार्क होर्स। तो किसी भी व्यक्ति को अगर डार्क, ये कुछ व्यक्ति को कहते हैं उस आदमी में जिसमें टैलेंट है पर लोगों को पता उसके बारे में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अ डार्क होर्स। हिज अ डार्क होर्स। अगर ये भी वर्ड आपको अच्छे से समझ में आए तो हाँ का जवाब दीजिए। अगला वर्ड देखिए बेटा, ये वर्ड तब आएगा सर, ये वर्ड देखिए कब आता है, जब किसी भी आदमी के अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा बढ़ गई हो। ध्यान से सुना, किसी भी आदमी के मन में कुछ करने की इच्छा हो रही हो, और आप उसकी इच्छा को खत्म कर दें, आप उसके मन को तोड़ दें, आप उसको करने से रोक दें। वो क्या कह रहा है, मैं तो 100% ये काम करूंगा, सामने वाला कह रहा है तेरे से तो होगा नहीं। वो विश्वास भी करता है, वो कहता है सच में नहीं होगा क्या, बोले हाँ हाँ नहीं होगा। तो अब देखिए उसने क्या करा सर, उसके अंदर जो काम करने की हिम्मत बनी थी वो हिम्मत तोड़ दी। तो किसी आदमी की हिम्मत को तोड़ना, तो उसे इंग्लिश में कहते थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, या फिर बोलेंगे अपॉन, यानी कि डिस्करेज।
करेज होती है हिम्मत, और तोड़ने के लिए अगर डिस्करेज। किसी आदमी के अंदर की हिम्मत को, ताकत को तोड़ना हो तो उसे इंग्लिश में बोलते थ्रो कोल्ड वाटर ऑन या अपॉन। किसी भी आदमी के हौसलों को तोड़ना। बेटे पता चला कब वर्ड आएगा ये? बताते चलो राजा बेटा। बहुत बढ़िया सर। सर ये वर्ड कब आएगा अगले वाला? लिख लिया बेटा आपने? ऐसे भी कहते डोंट थ्रो, ऐसे बोले बेटा डोंट थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मी, मतलब मेरी हिम्मत मत तोड़। कई बार कहते हैं भाई साहब मेरी हिम्मत मत तोड़, तो डोंट थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मी। हाँ अपॉन भी बेटा मैंने दोनों लिख के दिखाए, ऑन अपॉन दोनों लिख सकते हैं। राजा बेटे मैं अगले वर्ड की तरफ चल रहा हूं। इस वर्ड का प्रयोग हमेशा बातचीत में होता है। ये बट इन शब्द का प्रयोग तब होगा जब बेटे लोग बातचीत करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति बोल रहा है, मान लो कोई व्यक्ति बोल रहा है और हम उसको बोलते बोलते बीच में रोक दें, तो क्या कहते हैं? उसकी बात काट दी। तो बेटा ये वर्ड तब आता है जब किसी बातचीत में, बातचीत में भी कब? जब हम किसी की बातचीत को बीच में काटते हैं, उसको पूरा नहीं होने देते। तो किसी की बातचीत को बीच में ही काट देना उसे इंग्लिश में बोलते बट इन। मान लो कोई आदमी कुछ कह रहा है और आपका मन है कि उसकी बात को काटकर अपनी बात कहने का, तो आप उसे ये कह सकते हैं सॉरी टू बट इन, सॉरी टू बट इन, मतलब माफी चाहूंगा आपकी बात को बीच में काटने के लिए, यानी कि इंटरप्ट। बेटा मैं इसको तीन तरीके से हमेशा बताता हूं, पेपर में तीन आते हैं ये, कट शॉर्ट, कट इन ऑन। किसी की बात को बीच में ही काट दोगे तो कट शॉर्ट, कट इन ऑन, बट इन। तीनों का मतलब होता है किसी की बात को बीच में ही काट देना, पूरा ना होने देना है बेटा। किसी की बात को पूरा, तो उसको इंग्लिश में बोलते कट इन, कट इन ऑन, या फिर कट शॉर्ट, या फिर बट इन। अगले वाले वर्ड का प्रयोग किसी इंसान के लिए करते हैं। ये वर्ड का प्रयोग किसी इंसान के लिए करते हैं, वो भी ऐसा इंसान जिसमें दो गुण हो। सबसे पहले वो सुस्त हो, पड़ा रहता हो, हिलने डुलने का कोई काम नहीं उसका। मैं रिपीट कर रहा हूं राजा बेटे, फिर सुनिए। जिस वर्ड को आप मेरे से पढ़ रहे हैं, इस वर्ड का प्रयोग किसी इंसान के लिए करते हैं। और ये वर्ड ऐसा नहीं कि हर एक इंसान के लिए हो जाएगा। जिस भी इंसान के लिए वर्ड होगा उसमें दो गुण होने चाहिए। सबसे पहले वो बहुत लेजी होना चाहिए, सुस्त, और दूसरा बेटा वो टीवी के सामने पड़ा रहता हो। सुस्त आदमी क्या कर रहा है? ज्यादा टीवी देखता हो। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सुस्त रहता हो, टीवी देखता रहता हो, टीवी टीवी पे ज्यादा समय बिताता हो, उस व्यक्ति को बोलते काउच पोटैटो। इसमें एक वर्ड और है बहुत जो सॉलिड आपको याद करना चाहिए, वो है काउच। ये जो सोफा होता है ना, सोफा, उसे काउच भी कहते हैं। तो इसमें दो वर्ड आपके लिए बड़े प्यारे थे। एक तो काउच वर्ड आपका अच्छा हो जाएगा कि काउच क्या होता है। जैसे वी नीड अ काउच फॉर आवर लिविंग रूम। लिविंग रूम होता है बेटा जहां पर लोग बैठते हैं, घर के परिवार के लोग बैठ के खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, सब इकट्ठे होते हैं ना, सबके अपने अपने कमरे, फिर बाहर जहां बैठ जाते हैं वो लिविंग रूम होता है। तो उसमें देखिए क्या कह रहे हैं, वी नीड अ काउच फॉर आवर लिविंग रूम। तो उसका मतलब हमारे लिविंग रूम के लिए हमें काउच चाहिए, सोफा चाहिए, तो उसे काउच कहते हैं सर। और एक ऐसा आदमी जो सोफे पे बैठा पड़ा टीवी देखता रहता है, बहुत सुस्त रहता है, टीवी पे ज्यादा समय बिताता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं काउच पोटैटो। ही इज अ काउच पोटैटो। कोविड में जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, मेनी पीपल बिकेम अ काउच पोटैटो। सुस्त पड़े टीवी देखते रहे, उस व्यक्ति को बोलते हैं अ काउच पोटैटो। बेटा नेक्स्ट वर्ड आता है कैरी द बॉल। इस वर्ड का प्रयोग भी हमेशा एक इंसान के लिए होता है, पर ऐसा, मतलब ध्यान से सुनो, हर एक इंसान के लिए नहीं। कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो, जिसको सब चीज जिसको संभालनी होती है। जैसे एक परिवार देखो, परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है बेटा जो सारी चीजों को, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कुछ भी गलत है तो समझाएगा लोगों को, परिवार के संभालेगा, जिम्मेदारियां उठाएगा। होता है ना बेटा हर फैमिली में। जैसे आपकी फैमिली में हो सकता है आपके फादर, आपके दादाजी, आपके चाचा जी, आपके ताऊ जी, कोई भी हो जिसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर चीज को कैरी करने का, हर चीज को संभालने का, उसे बोलते कैरी द बॉल। इसको सीखना तो ऐसे सीखो बेटा,
रग्बी का जो गेम होता है उसमें बॉल लेके आदमी को दौड़ना पड़ता है, फुटबॉल में बॉल लेके दौड़ना पड़ता है। तो जिसके पास वो बॉल होती है एक्चुअल में वो सबको लीड कर रहा होता है, सब उसी के पीछे होते हैं। तो परिवार में कोई व्यक्ति या कहीं पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेन जिम्मेदारी उठाता है, मेन जिम्मेदारी उठाता है, सब कुछ संभालने का काम करता है, उस व्यक्ति को कहते, वो उसको करना, ऐसा करना, उसे बोलते कैरी द बॉल। जैसे हमने बोला हु विल कैरी द बॉल, भाई ये बताओ, ठीक है सारी बात ठीक है, पर जिम्मेदारी कौन लेगा भाई, कौन संभालेगा, नेतृत्व कौन करेगा? तो हु विल कैरी द बॉल, कर तो लेते हैं ठीक है, बट हु विल कैरी द बॉल? आई नीड योर यस एंड नो। दैट्स गुड। अगले वर्ड का प्रयोग जब हम करेंगे तो इस वर्ड का प्रयोग हमेशा किसी, हाँ बेटा बी इन चार्ज है बेटा, ये चेंज नहीं है, ये गलती से लिखा बेटा, चार्ज कर लो, यहां पर चार्ज जिम्मेदारी होती है ना बेटा, कंट्रोल है ना बेटा, किसके चार्ज है, चार्ज लेता है, जैसे कोई पुलिस वाला भी होता है, कोई व्यक्ति होता है तो वो चार्ज लेता है, उसका जिम्मेदारी लेता है बेटा, बी इन चार्ज। बेटे अगले वर्ड की तरफ ध्यान से देखिए, जो नेक्स्ट वर्ड आप और मैं पढ़ रहे हैं, इस वर्ड का प्रयोग कब करते हैं बेटा? इस वर्ड का प्रयोग करते हैं आइडियाज के लिए, सजेशंस के लिए, इन शब्दों के लिए, प्लानिंग के लिए, आइडियाज के लिए, सजेशंस के लिए। कई बार हम क्या करते हैं, लोगों को विकल्प बताते हैं, सलाह देते हैं, पॉइंट समझाते हैं कि तुम ये कर लो, है जी। कई बार होता है लोग आइडियाज देते हैं कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, ये कर लो, वो कर लो। और कई बार ये भी होता है जो आइडियाज आपको दिए जाते हैं वो आपको पसंद नहीं आते, आप कहते हैं ना ना ना, ये नहीं यार, नहीं नो। तो आप क्या कर रहे हो, वो आइडिया जो आपके पास आ रहा है आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। वो सलाह जो आपको दे रहा है कि यार तुम्हें ये करना चाहिए, बोले नहीं यार तो पागल आदमी है क्या, नहीं नहीं ये नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, उसके सजेशन को मना कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। तो जब किसी की सलाह को, आइडियाज को, इनको हम ऐसे मना करते, रद्द करते, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? टर्न डाउन। सो डोंट टर्न डाउन माई सजेशंस। ही टर्न्ड डाउन माई सजेशन, ही टर्न्ड डाउन माई सजेशन, तो उसका मतलब क्या, उसने मेरे सजेशन को रिजेक्ट कर दिया। टर्न डाउन मना करने के लिए आता है, रिजेक्ट करने के लिए आता है। बेटे जी आप वैसे पढ़ रहे हो जैसे मैं बता रहा हूं, कब आएगा, किसके लिए आएगा, फिर देखना तुम्हारा मतलब सॉलिड नॉलेज कहते हैं उसको। पढ़ाओ सर, ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही वर्ड पढ़ने चाहिए। आगे की तरफ आइए सर। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ये ऑन तक ले जाओ बेटा। ये व्यक्ति के लिए आएगा, और वो भी ऐसा व्यक्ति जो खुद की तारीफ खुद करता हो। ये वर्ड तब आएगा सर जब तारीफ की बात आए, और तारीफ भी बताइए कौन करता हो, वो अपने आप। हाँ इगोटिस्ट बोलते हैं बेटा, उसे दूसरे शब्दों में इगोटिस्ट कहते हैं बेटा, इगोटिस्ट। ऐसे लोग जो अपने मुंह मियां मिट्ठू, खुद की तारीफ खुद करें। तो जब आप अपनी तारीफ अपने आप, या कोई भी व्यक्ति अपनी तारीफ अपने आप करता है, अपने गुणगान खुद गाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं क्या? ईगोटिस्ट। उसे ईगोटिस्ट कहते हैं। हाँ जी क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियां मिट्ठू, खुद की तारीफ खुद करने वाला व्यक्ति। जैसे मान लो आपको ये कहना पड़े, यार जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो ये तो अपनी तारीफ अपने आप ही करता रहता है, तो ही ब्लोज, अब ये वंस कोने ही है, तो हिज ऑन ट्रम्पेट, यानी कि वो खुद की तारीफ खुद, तारीफ मतलब प्रेज, तो तारीफ करने को इंग्लिश में प्रेज कहते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू, खुद की तारीफ खुद करने वाला व्यक्ति, उसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। खुद की तारीफ खुद करना। क्लियर है तो यस बोलो। आर यू श्योर? दैट्स ग्रेट सर। ये भी वर्ड किसी इंसान के लिए आएगा, और वो भी कब आएगा? जब किसी इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर जाए, मतलब उसको ये समझ में ना आ रहा हो कि मैं करूं तो क्या करूं, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड।
परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, ये वर्ड बोलते हैं हम। राजा बेटे फिर सुनिए, इस वर्ड का प्रयोग किसी इंसान के लिए होता है, और वो भी किस कंडीशन में होता है, जब एक इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि यार करूं तो मैं क्या करूं, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, वो कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं तो सोच रहे होते हैं यार मैं अब क्या करूं, यार अब तो मैं फंस गया यार, क्या करूं क्या ना करूं यार, समझ में नहीं आ रहा। ये जो कह रहे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, ये जो स्थिति में जब आप होते हैं ना, तो उसे इंग्लिश बोलते हैं एट सी। आप ऐसे बोल सकते हो आई एम एट सी। दूसरे शब्दों में बोल सकते हो बेटा आई एम एट अ लॉस, आई एम एट अ लॉस। आई एम एट अ लॉस। जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर जाए, आपको समझ में ना आए कि अब मैं करूं तो क्या करूं, ऐसी परिस्थिति में जब आप हो तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं एट अ लॉस। टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट करना होता है विजय। बेटा जी बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना सारे वर्ड, बहुत बढ़िया बेटा। बेटा ये हमेशा वर्ड जो बात है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये मैं ना अक्सर ये इंटरनेट से भी थोड़ा सा दिखाता हूँ बच्चों को। पहले मैं इसको दिखाता हूँ बेटा। ये देखिए, ये यहाँ पे पिक्चर से भी आप देख सकते हैं। ये जो कभी भी आप देखोगे ना, जॉ वाला पार्ट जो होता है ना, ये जो नीचे वाला, ये देखो, ये जो ये होता है, ये जो ये हमारे चिक हो गए सर, और जॉल्स होता है। तो जो यहाँ चिक के नीचे जो ये हिस्सा होता है, इसको जॉल कहते हैं। बेटे एक वर्ड होता है बाय। आप मुझे बताइए, जिस सेंटर में बैठ के आप पढ़ रहे हैं, क्या वो शीला बाईपास से काफी दूर है क्या, या नजदीक है? और जो चीजें डिस्टेंस में नजदीक होती है उनको बाय से दिखा सकते हैं। मेरे साथ बोलो सर, बोले सर, दर्पण सेंटर इज बाय शीला बाईपास। तो ये बाय का मतलब क्या है, वहां से दूर है उसके नजदीक है। तो जब चीजें, तो उसको बाय से दिखाते हैं। तो देखिए बेटा, क्या दोनों एक दूसरे के नजदीक है? तो इसलिए इसको इंग्लिश में क्या कहा हमने सर, यहां पर देखिए, तो यहां पे हमने एक वर्ड बोला चिक बाय। चिक बाय, बाय का मतलब नजदीक, चिक माने गाल, जो माने वो ये वाला हिस्सा, चिक बाय जो। पहले इसको मतलब समझ में आया बाय क्यों लगा होता है यहाँ? बेटे पता चले यहाँ बाय का क्या मतलब है। अच्छा, अब ये वर्ड आता कब है पहले, तो अब यहीं पे थोड़ा सा और भी देखिए बेटा। अब इस वर्ड को मैं थोड़ा सा इंटरनेट से कई बार इसका डेफिनेशन दिखाता हूं बच्चों को। बहुत अच्छा वर्ड है बेटा। जब कोई भी बहुत नजदीक होता है, वेरी क्लोज। आमतौर पे इस शब्द का प्रयोग कब करते हैं, जब रहने की सेंस है, रहने। रहने का मतलब रेजिडेंस, जैसे ना बहुत नजदीक नजदीक रहते हैं, बहुत नजदीक नजदीक रहते हैं। जैसे आप विदेशों में देखोगे, तो वहां पे जितने भी सिटीज, जो सिटीज है उस पार्ट को छोड़ दें, तो उसके बाद सबर्ब्स होते हैं जो, या फिर आउटस्कर्ट्स जो होता है, तो वहां पे जो मकान बने होते हैं वो कुछ ऐसे बने होते हैं। ये मकान बना दिया, इसमें गैप छोड़ दिया, फिर एक मकान बना दिया, फिर गैप छोड़ दिया, वहां मकान वो ऐसे प्लानिंग करते हैं। हाँ जी, ये सुनो। पर वहीं कुछ गिटो होता है बेटा, उनमें ना गिटोस बोलते हैं वहां पे विदेश में। वो कैसे एरियाज होते हैं, बहुत छोटे छोटे से एरिया होते हैं वो, और उसमें इतनी ज्यादा संख्या में लोग रह रहे होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक, कमरे से कमरा, व्यक्ति से व्यक्ति टच होके पूरा कंपनी जैसे पैक्ट की फीलिंग नहीं आती ना, जहां ज्यादा स्पेस नहीं है, बहुत सारी संख्या में लोग वहीं रह रहे हैं बस एक दूसरे के बिल्कुल सट के, छोटे छोटे कमरे हैं, छोटा छोटा एरिया, उसी में सारे फंसे हुए हैं। ऐसी सेंस में आता चिक बाय जो। मैं पीछे एक बैठा रात को राइटिंग कर रहा था, तो मैं उसमें लिख रहा था क्या, कि द प्लाइट ऑफ द पुअर।
मैं ऐसे लिख रहा था द प्लाइट ऑफ द पुअर, मैंने हेडिंग डाला, उसका टाइटल डाला। तो मैंने उसमें पहले बताया व्हाट आर द इश्यूज दे आर एनकाउंटरिंग, वो समस्याएं क्या उनकी जो अपने जीवन में झेल रहे हैं। तो मैंने उसमें एक लिखा कि वन मोर प्रॉब्लम दे एनकाउंटर ड्यूरिंग देयर लिविंग, दैट इज दे हैव टू लिव चिक बाय जॉ। तो उसका मतलब क्या, छोटे छोटे एरियाज में उनको एक साथ कई सारे लोगों को रहना पड़ता है। तो जब बहुत बहुत नजदीक नजदीक आदमी रहते हैं तो उसे चिक बाय जॉ, नजदीक, वेरी क्लोज, बहुत नजदीक, उस सेंस में चिक बाय जॉ आता है। कुछ लोग होते हैं, जैसे आप देखोगे ना, दो दोस्त हैं वो हमेशा एक साथ मिलेंगे आपको, कहीं भी जाओगे दूसरा वहीं मिलेगा, आसपास से मिलेगा। दे लिव चिक बाय जो, दे स्टे चिक बाय जो, वो एक साथ ही रहते हैं, वेरी क्लोज, दे ऑलवेज स्टे चिक बाय जो। इसका मतलब क्या, बहुत नजदीक रहते हैं, दे लिव चिक बाय जो, नजदीक रहते हैं, स्पेस नहीं ज्यादा, बहुत नजदीक, वेरी क्लोज। अब सर मान लीजिए ये वर्ड आपने ऐसे पढ़ा है, जीवन भर सर ये वर्ड आप यूज कर पाओगे? अगर आपने जो बहुत ध्यान से सुना था तो आप इस वर्ड का प्रयोग करोगे सर, लिखने में, बोलने में भी। आप इसको कह देते, वहां पढ़ लेते वेरी क्लोज, तो कल को कहते यार तू मेरा बड़ा बड़ा मेरा क्लोज फ्रेंड है यार ये, तो क्या लगाऊं यार, कैसे बोलूं मेरा फ्रेंड भाई, ही इज चिक बाय जो, नहीं क्या लगाऊं? बताओ क्या फायदा उस पढ़े का? उस पढ़े का मुझे एक बात बताओ, फायदा क्या हुआ? जीरो पे खड़ा है सर, जीरो पे खड़ा है सर। हमारे सर हैं सर, अभी गुड़िया के साथ ही मेरे पास आए, तो वो गुड़िया है, वो आके बैठे, सर ने मुझे बताया भी 5-6 महीने की उसने किसी संस्थान पे, नाम नहीं लेंगे ऐसे, तो किसी संस्थान पे उसने बेचारी कोचिंग भी कर ली, 5-7 महीने कोचिंग कराई सर, पीटी की कोचिंग कर ली। अब पीटी में मेरे पास कुछ बच्चे दिल्ली से ही पढ़ रहे हैं, वहाँ चंडीगढ़ से पढ़ रहे हैं, मैं क्या देखता हूँ वो कहीं भी चले गए। मैं आपको मतलब बताता हूँ, समय लगाओ तो कैसे लगाओ, अलग अलग करनाल के भी बच्चे, अलग अलग जगह के, क्या हाल है सर, पीटी करो, अच्छा इसमें सॉफ्टवेयर समझा दिया। पीटी एक एग्जाम होता है सर विदेश में पढ़ने जाने के लिए, तो वहां पे क्या कर दिया, आपको बच्चों को समझा दिया भाई सॉफ्टवेयर ऐसे होता है, इसमें ऐसे टेस्ट दिए जाते हैं, कुछ पेपर दे दिए टेम्पलेट से, इनको याद कर लो, इनको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएगा। 6-6, 7-7, 5-5 महीने बच्चे लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बात खत्म है। नहीं होता सर, पेपर में रह जाते हैं। और वो कहते हैं दुनिया से पूछो पीटी, बोले पीटी क्या होता है, बहुत आसान पेपर है। अरे भाई उसके लिए बहुत आसान पेपर, जिसने पूरा पूरा अपना एकेडमिक इंग्लिश मीडियम में करा है, जिसकी इंग्लिश की बहुत अच्छी समझ है, जिसकी वर्ड्स पे अच्छी खासी पकड़ है, उसको बस एक बार फॉर्मेट समझना है, प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा उसका पास। यार जिसको वर्ड लिंक करने नहीं आते, सेंटेंस जोड़ के नहीं देखता, जिसको ये नहीं पता पहले सेंटेंस में जो बात की है दूसरे सेंटेंस में जिसके बारे में बात करें वो एक ही है या अलग अलग है, इतना तक जो बच्चा फिगर आउट नहीं कर पा रहा, उसको कह रहे हो पीटी तो हो जाएगा ऐसे ही? कैसे हो जाएगा सर? उनके दिमाग, हमारे पास भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे पास तो आते ही नहीं, मैं उनको वो कह भी अंडरस्टैंडिंग जो मेरे पास नहीं आते वो, उनके दिमाग में एक रोंग नंबर डाल रखा है किसी ने, क्या कि भाई प्रैक्टिस से पीटी निकल जाएगा, लगे रहो, वो भी लगे 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने, नहीं हो रहा उनसे, होगा ही नहीं। जब तक ये समझेगा नहीं नॉलेज के बिना पेपर कैसे होगा? आप भी उस गलती में मत रहो सर। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ सर, किताब उठाएंगे, जैसे ब्लैक बुक है या कोई भी वो कैब की किताब उठा ली, उसका तुमने कभी पढ़ा नहीं, ये नहीं पता यार उसमें वर्ड क्यों लिखा है, उसका क्या मतलब है, कुछ नहीं पता। बस बच्चे क्या करें, ब्लैक बुक से पेपर आता है उठा के पढ़ लो, पढ़ते जा रहे, पढ़े जा रहे हैं, रट्टे मार रहे हैं ऐसे ही, क्रैमिंग, वो कैब तो रटने की है, याद करो, याद करो, याद करो। भीड़ भरी पड़ी है सर, बिना समझ के वर्ड्स को रटने की पता नहीं कितने लोग हैं। अभी मैं देख रहा था पीछे वही लोग चर्चा करते घूम रहे थे, अरे यार अभी एक पेपर हुआ था अभी पीछे, यार एक भी बुक, एक वर्ड ऐसा नहीं था जो ब्लैक बुक में से हो, सारे बाहर, बड़ा मुश्किल पेपर था। मैंने कहा आप अपनी किताब उठाओ सर, उस पेपर को उठाओ, जो आप किताब पढ़ते हो उसको उठाओ, रखो बगल में, 80 से लेके 85% वर्ड उसमें एज इट इज मिलेंगे पहले 20 लेसन से ही। मैं ये नहीं कह रहा हमारी किताब बहुत अच्छी है ना, बिल्कुल झूठ बात, मैं क्यों कहूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ बेटा वो कैब वही तो पढ़ोगे जिसकी आपने समझ बनाई हो। आपको ये नहीं पता वर्ड कहाँ आ रहा है, बस याद करे जा रहे हो हिंदी से, क्या फायदा उसका सर, टाइम खराब करो अपना। तो गलत मत पढ़ो राजा बेटा, गलत टेक्निक भी मत अपनाओ। वोकेबलरी का वो दौर चला गया बेटा जब मीनिंग पूछा जाता था। मैं किसी बैच में बता रहा था, तुम ये ना प्रमाण के साथ देखना, बहुत प्रीवियस ईयर की किताब उठाना, 1998 से चली है जो 2001-2 की, उस टाइम पे उठाना,
उनके मॉक टेस्ट लगाना, वो पुराने ना जो पेपर देखना सर। आपको आश्चर्य होगा कि 5 साल में, 5 साल के लगातार मॉक टेस्ट देखना, 5 साल में मुट्ठी भर ग्रामर के मुश्किल से 20 30 40 रूल होंगे, बस 40 50 रूल। और 250 300 वर्ड, वही वर्ड बार बार आ रहे हैं, वही रूल बार बार आ रहे हैं, एज इट इज, बदल भी नहीं रहे। अब एक काम करना, 5 साल के पेपर उठाना, वो कैब चेक करके देखना, आपको रिपीटेशन बहुत 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 रेयर मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेंगे, वही वर्ड के मिलेंगे पर दूसरे वर्ड मिलेंगे, नए वाला सिनोनिम मिलेगा। तो आप समझिए सर, प्लीज आप अब भी उस दौड़ में मत रहिए सर जो दुनिया पहले से चलाती आ रही है। भाई तेरा काम चल जाएगा, जो आपने ये मान लिया ना किसी व्यक्ति से कि तेरा काम चल जाएगा, तो भैया आप तैयारी से बाहर हो गए हो, उसी पल आप तैयारी से बाहर हो गए। आप व्यर्थ में अपना टाइम खराब करोगे सर, क्योंकि काम चलने वाली बात कुछ बची नहीं है। काम चलने का कुछ है नहीं सर। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना सर आप? मतलब मैं जानबूझ के सर आपके सामने रुक के बार बार कह रहा हूं कि प्लीज मेरी बात समझिए सर, प्लीज। आप पढ़िए बेटा, कम पढ़ लो पर अच्छा पढ़ो, 10 मत पढ़ो, 5 पढ़ो बेटा, पर 5 चीज ऐसी पढ़ो जो जीवन में काम आए। सीधा मीनिंग पढ़ोगे तो देखो ये पढ़ा जाएगा, वेरी क्लोज टुगेदर। बताओ क्या मैंने हिंदी निकाल लोगे, इसकी हिंदी करके देख लो, बहुत नजदीक, बहुत करीबी। बताओ क्या होगा उससे? आप अपने अकॉर्डिंग यूज करते रहोगे। पर आपको समझ में आई मेरी बात में क्या समझाना चाह रहा हूँ? हाँ जी, ये सुनो, अंडरस्टैंडिंग बिट होनी चाहिए सर। सर बस, अगर 10 हो गए तो ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक।